नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम छत्तीसगढ़ एसीएफ के 2017 के जो है पेपर को देखेंगे और इसमें देखेंगे फिजिक्स वाले पार्ट को हम देखेंगे। तो हमने देखिए फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को तो कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है उससे क्या हमको आता है, क्या हम इन क्वेश्चंस को हल करवाएंगे। तो उनके लिए जो है हमको पुराने सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है कि प्रकाश तीन विभिन्न माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें से लाइट रे जो है गुजर रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हल्का सा वो यहाँ पे देखेंगे इसकी रे आ रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है कि जो कुछ नीचे गुजर रहा है, ये प्रकाश की रे जो गुजर रही है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं उसने। और पूछा है उसने कि पहला स्टेटमेंट दे रखा है निम्न जो माध्यम एक है यानी कि मीडियम एक है का अपवर्तनांक न्यूनतम है। फिर दूसरा दे रखा है माध्यम दो का जो अपवर्तनांक है वो उच्चतम है। फिर तीसरा दे रखा है माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम तीन के अपवर्तनांक की तुलना में कम है। फिर चौथा दे रखा है माध्यम एक का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम तीन के अपवर्तनांक की तुलना में कम है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए जो है हमने जो पढ़ाया था तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया था, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। क्योंकि आपको कहीं छपे हुए तो बुक्स में ये नहीं दिखाई देंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह। ये जब क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब ये कोई रेयर मीडियम है यानी कि जो विरल माध्यम है और इधर आपका डेंस मीडियम है, तो जब भी किरण जो है इस तरह से जाती है तो रेयर मीडियम से जो डेंस मीडियम में आती है तो क्या नॉर्मल लाइन की तरफ वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमको यही पता होना चाहिए जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि उतना ही जो नॉर्मल लाइन होती है अभिलंब होता है उसके पास जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ से जो किरण आ रही है जो दूसरे अपवर्तनांक में जाती है, दूसरे प्रकार के माध्यम में जा रही है तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि जाना उसको ऐसे चाहिए था, उसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या है ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि तीसरे वाले माध्यम में तो फिर वो अभिलंब से दूर जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल लाइन खींचेंगे ऐसे और यहाँ पे नॉर्मल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो किरण आ रही है वो अभिलंब के पास आ रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये किरण है वो अभिलंब से दूर जा रही है, नॉर्मल लाइन से दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक उसी का होगा ना जिसमें नॉर्मल लाइन के पास जाएगी वो जो रे है, किरण है जो। तो नॉर्मल लाइन के पास कौन सी जा रही है, ये वाली आ रही है। इसका मतलब दो वाले नंबर की जो है इन तीनों के हिसाब से जो है अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक किसका है, वो दो वाले अपवर्तनांक का है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। माध्यम दो का जो अपवर्तनांक क्या है, उच्चतम है। किसके कंपेयर में, एक दो तीन, तीन तरह की मीडियम है और तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि किसका जो है अपवर्तनांक अधिक है तो किसका है वो दो वाले का, क्योंकि वो जो है वो नॉर्मल लाइन के पास जा रही है और ये सारी रेखाएं जो है नॉर्मल लाइन से दूर हैं कंपेयर टू टू के। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमने आपको जो पढ़ाया था जब रे वाले टॉपिक को, तो वहाँ पे हमने आपको इस चीज़ को बताया भी था कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया ये। फिर दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या शर्त आवश्यक है। तो हमने आपको पढ़ाया था जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो हमने बताया था कि कम से कम इससे एक क्वेश्चन तो आना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकाश किरण ऑप्टिकल जो है सघन माध्यम से ऑप्टिकल कम सघन माध्यम की ओर गमन करता है। तो सही है, क्यों, क्योंकि हमेशा जो है डेंसर मीडियम से जो है किरण जाएगी किधर की ओर, जो रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम की ओर जाती है। तो हमने आपको बताया भी था, इधर डेंस अगर है इधर रेयर है यानी विरल है, तो जो ऑप्टिकल रे होगी वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी वो। ठीक है। फिर दूसरा दे रखा आपतन कोण जीरो नहीं होता है। तो आपतन कोण जो है वो जीरो नहीं होता, ये भी सही है आपका। फिर आपतन का कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये भी हमने पढ़ाया था, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे जो है आपतन कोण का मान जो हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए
कोई रे है तो आपतन कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, यहाँ से जब कोई रे जाती है और यहाँ पे जब टकराती है, यानी कि जब दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, दूसरे मीडियम में जा करके इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल क्या होना चाहिए, जितना क्रांतिक कोण है उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ऐसे मुड़ जाएगी या फिर ऐसे हो जाएगी, तो इसी को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण हो जाएगा आपका ये। क्रांतिक कोण होने के लिए क्रिटिकल एंगल से जो है आपतन कोण जो है अधिक होना चाहिए। तो दूसरा वाला हो गया, ये भी तीसरा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 2 3 यानी तीनों सही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके अच्छे से चीज़ें पता होंगी। अगला दे रखा है कि जो विजिबल रेंज है, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसका लगभग परास क्या, उसकी रेंज क्या होती है। तो हमने इसको हमने देखा था किस टॉपिक में, जब एनवायरनमेंट साइंस पढ़ाया था हमने आपको, तो वहाँ पे दिखाया था जो है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 300 से लेकर के जो है 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, नैनोमीटर के आसपास होती है, लगभग है ये। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 300 से 700 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, तो लगभग है, तो इसका मतलब 300 से लेकर के 700 के आसपास होगी, नैनोमीटर में दे रखी है ये, तो नैनोमीटर में दे रखी है। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर के होने के लिए, तो ये वाला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ, बल्कि होना कितना चाहिए, 700 के आसपास होना चाहिए था। तो ये नहीं होगा क्योंकि नैनोमीटर को उसने कन्वर्ट कर लिया किसमें, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। देखो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9 होता है, और माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 10 की घात -6 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइक्रोमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 की घात 6, यहाँ पे 10 की घात 9 है, तो हम इसमें से 3 जीरो जो हटाएंगे, यानी कि -6 कर देंगे, तो 3 दशमलव आपके इधर बाईं ओर चला आएगा, तो यहाँ पे जो है 0.7 हो जाएगा। तो आप देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0.39 से 0.77 माइक्रोमीटर। तो ये यहाँ से हो गया। तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, जब आपने नैनोमीटर में पढ़ा हुआ है तो उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, ये फैक्ट है तो आपको इनका मान याद रखना पड़ेगा कि विजुअल रेंज की रेंज होती है तो कितनी होती है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, और बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा कि 300 से 700 के बीच में होती है विजुअल रेंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सूर्य के द्वारा चुंबकीय तूफान यानी कि जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है के समय चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जन को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है। तो हमने उस दिन पढ़ाया था जो आपको मैग्नेटिक स्टॉर्म, तो उसमें बताया था कि उसको क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। जब सूर्य होता है उसमें से जो मैग्नेटिक स्टॉर्म निकलता है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, सोलर फ्लेयर, तो या फिर सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं उसको, हैं तो सौर दमक इसको बोलेंगे। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा अजीब आपका लग रहा होगा, अगर इंग्लिश में देखेंगे सोलर फ्लेयर तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि इसको क्या कहेंगे। तो आपका इसका आंसर बी होगा। अगला देखिए, रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकल लेंस, यहाँ पे लेंस फोकल लेंथ के परिवर्तन को निम्न में से क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में तो पढ़ लेते हैं, वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कार्ड, यानी कि रेटिना पे जो है अच्छा इमेज बनाने के लिए जो है जो फोकल लेंथ में जो है चेंज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हमने पढ़ा था आँख की समंजन क्षमता बोलते हैं, समंजन क्षमता भी बोलते हैं, समायोजन भी बोलते हैं। तो समंजन क्षमता भी बोल सकते हैं इसको, है समंजन क्षमता, और या फिर समायोजन बोलते हैं। अब इंग्लिश में याद कर लीजिए, आप एक ही बार याद करना पड़ेगा आपको, एकोमोडेशन। तो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी आपको करने में। तो जो आँख वाला पढ़ाया था हमने तो बताया था, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। जैसे आप सामान्य अवस्था में देखते हैं, अगर मान लो आप बाहर दिन के समय धूप में यानी उजाले में जाते हैं, उजाले से घर के अंधेरे हिस्से में जाते हैं, तो आपको जो है कुछ समय तक दिखाई नहीं देगा कुछ। आप इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर पे। तो बाहर दिन के समय क्या है, उजाले में जाइए और उसके बाद कुछ देर बाद जो है आप अंधेरे कमरे में जाइएगा, तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा से दिखाई देगा। तो
लेकिन कुछ समय के बाद जब वहाँ पे कमरे के अंदर रहेंगे अंधेरे कमरे में तो कुछ देर बाद दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आँख जो होती है हमारी वो फोकल लेंथ को जो है चेंज करके जो है उसका जो इमेज होती है रेटिना पर बना देती है। इसी को क्या बोलते हैं? आँख की समंजन क्षमता। तो हमने जब आँख वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे इसको बताया भी था। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन ये हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन कैथोड किरणों के गुण नहीं है? तो कैथोड किरण हमने देखा था, हमने पढ़ाया था जो कैथोड किरण के बारे में, कैथोड किरण ट्यूब जो पढ़ाई थी, तो उसके गुण नहीं है। तो हमने वहाँ पे कैथोड किरणों के गुण भी बताए थे हमने। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें आदर्शनीय हैं तथा सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि दिखाई नहीं देती हैं, तो सही बात है। और सीधी रेखा में गमन करती हैं, चलती हैं, ये भी सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर सकती हैं, तो ये भी सही बात स्टेटमेंट है। फिर यह किरणें पतले धातु के पत्रों को भेद सकती हैं, यानी कि उसके आर पार चली जा सकती हैं, सही है, क्योंकि इनकी गति बहुत तेज होती है वो। फिर चौथा स्टेटमेंट दे रखा है यह किरणें जहां जिस पदार्थ पर पड़ती हैं उसे ठंडा कर देती हैं, तो गलत है, क्योंकि जब ये इन किरणों की बमबारी होती है तो जिस सरफेस पर गिरती हैं तो क्या होती है वो गर्म होकर के चमकने लगती है सरफेस। तो हमने आपको पढ़ाया था कि उसमें जो है प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, यानी कि जब बमबारी होती है तो उस पर क्या पड़ेंगी तो वो उस चीज़ को सरफेस को गर्म करेंगी। तो ये आपका डी, उसने पूछा था कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यही वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये गर्म कर देती हैं। अगला दे रखा कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा तो होती है, कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो उसके अंदर क्या होगी? गति होगी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। अगला स्टेटमेंट देख, अगला क्वेश्चन देख रहा है 37 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हमने जो आपको मैग्नेट पढ़ाया था, तो मैग्नेट में हमने आपको बताया था कि एल्निको जो पदार्थ होता है, जो तमाम सारे पदार्थों का मिश्र धातु होता है, एल्युमिनियम, निकिल, तांबा वगैरह का, तो उससे बनाया जाता है मिला करके। तो ये कैसा इसको चुंबक बनाने का में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको बताया भी था मैंने जब पढ़ाया था, तो दोबारा भी आ सकता है, तो याद कर लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर यानी कि नीचे की ओर की एक विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपको हमने धारा के लिए जो है दाहिने हाथ का जो नियम पढ़ाया था उसका जब अप्लाई करेंगे तो धारा की दिशा में आपको क्या रखना पड़ेगा? अपना अंगूठा रखना पड़ेगा। तो जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो किस चीज़ को प्रदर्शित करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो आप जब इस क्षेत्र में रखेंगे और नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको जो है दिखाई देगा क्या? जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं दाहिने हाथ की वो दिखाई देंगी क्या? दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि घड़ी की दिशा किस सुई में होगी? घड़ी है तो घड़ी हमेशा कैसे चलती है? घड़ी हमेशा ऐसे चलती है ना। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो मुट्ठियाँ होंगी तो इस रूप में बनेगी, मुट्ठी जो बंद करेंगे आप तो इस रूप में होगी, तो यानी कि क्लॉकवाइज होगा। अगर इस रूप में बनती तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक होगा। तो दक्षिणावर्त जो है आपकी धारा होगी, धारा का यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा, सॉरी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। वो आपको जो हमने पढ़ाया था दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, उसको यहाँ पे लागू कर देना है और धारा की दिशा में हमको अंगूठा रखना है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी हमको। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है एक घर की विद्युत लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है, तो वोल्टेज कितना है? 200, तो V इक्वल टू कितना हो गया आपका? 220। फिर उसे 9 एम्पियर के फ्यूज, तो फ्यूज का आई बराबर कितना दे रखा है? धारा मतलब उसका मान कितना है? 9 एम्पियर। फिर समानांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्ब को एक साथ जलाया जा सकता है? ठीक है, तो एक बल्ब का कितना पावर है? 60 वाट है और हमको ये पूछा है कितना लग सकता है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि ये जो फ्यूज है कितना लोड सह सकता है। तो हमको P इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो पता है? P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V I होता है ना, P बराबर होता है V इंटू आई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 है इंटू आई की वैल्यू 9 है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 का 8, यहाँ से लगाएगा 9 दूनी 18 का 19, ये हो गया। अब टोटल जो इतना लोड ले सकता है, यानी कि इस फ्यूज के ऊपर इतना लोड डालेंगे तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये फ्यूज यानी सर्किट को क्लोज हटा देगा, सर्किट से हट जाएगा वो। तो अब देखिए एक बल्ब कितना वाट का है? 60 वाट का है। ठीक है, तो हम
हम अगर आपसे ये पूछें कि एक बल्ब 60 वाट कंज्यूम कर रहा है तो 1980 वाट कितना बल्ब कंज्यूम करेगा, तो हम क्या करेंगे 1980 को क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, और ये आप 6 से भाग करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 यानी कि 33 बल्ब जो है इस सर्किट में लगाए जा सकते हैं। अगर 33 से ज़्यादा बल्ब लगा देंगे तो सर्किट खराब हो जाएगा, यानी कि फ्यूज जो है गल जाएगा। तो आगे वो यानी कि हमारा आंसर आ गया 33, यानी कि बी आपका आंसर हो गया। चलिए आप अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर चलने वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 5 मिनट में 5 लीटर उबालता है पानी को। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है तो कितनी मात्रा का पानी कितनी देर में, यानी उतनी ही मात्रा का पानी कितनी देर में गर्म होगा। तो अब यहाँ पे जब सोच रहे होंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको ये भी पढ़ाया था, आपको फॉर्मूला याद होगा V इक्वल टू, यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला आपको ये बताया गया था, V इक्वल टू होता आपका है फॉर्मूला IR होता है, ये तो ओम का नियम हो गया। तो यहाँ से I की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा V/R हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं, हमको पता है क्या, समय हमको देखा T दे रखा है और दूसरा टाइम हमको निकालना है। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका ये होता है H इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू फार्मूला होता है VI/T होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो I की वैल्यू हमने निकाली है वो I की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि I दे नहीं रखा है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, I की जगह कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा, और इंटू T तो हाई है, T क्या है आपका टाइम है, ये H क्या हीट है। अब देखिए यहाँ से V की V मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा V, ये हो जाएगा आपका H इक्वल टू कितना रहेगा V² हो जाएगा इंटू T हो जाएगा और बटा R हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमको फार्मूला मिल गया कि H इक्वल टू हो सकता है कि V² इंटू T/R। अब देखिए पानी तो उतना ही है, तो इसका मतलब उसको गर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, ऊष्मा चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी, तो बराबर चाहिए होगी। तो ये पहले वाले के लिए अगर हम H मान लेते हैं और दूसरे वाले के लिए भी H मान लेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, H1 बराबर क्या होगा, H2 होगा ना, क्यों, क्योंकि समान मात्रा में पानी गर्म करना है। अब H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो H1 की वैल्यू ये हो जाएगी V1, क्योंकि पहले हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं 220 दे रहे हैं, V1 यहाँ से फार्मूला ले रहे हैं, ये वाला फार्मूला वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर T1 हो जाएगा V1² T1² और बटा R तो उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हीटर तो वही है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा तो सेम ही होगा। फिर दूसरा लगा लेंगे V2² इंटू T2, दूसरा टाइम है, ये R की वैल्यू तो वही रहेगी, तो R से R कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, और V हमको पता है, V1 पता है, V2 पता है, T1 पता है, हमको T2 की वैल्यू चाहिए हमको बस केवल, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो थोड़ा हम साफ कर लेते हैं इसको, हैं तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यार बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बस हम खाली, और इसका हम आसानी से हल कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है आपका। तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 220, तो 220 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। T1 का मान कितना दे रखा था 5 मिनट, तो 5 मिनट रखेंगे। अब मिनट में रखा तो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में ही आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। V2 कितना है 110 है, तो 110 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर रहेगा, और T2 का मान चाहिए हमको तो इसको ऐसे रख देंगे। अब T2 की वैल्यू का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 220 गुणे, यानी इसका होल स्क्वायर मान लो इसको ऐसे 5/110 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। अब इसको हल करके जो भी मान आएगा T का वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिएगा आप आराम से, और T2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। तो 20 मिनट लगेगा इसको हल करेंगे, आप जब काट पीट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू 20 मिनट आ जाएगी। तो इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मुझे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा ये सब 11th-12th में आपने पढ़ा ही था। तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, विद्युत वाहक बल जो होता है ई इसको बोलते हैं ना, ई इक्वल टू, तो विद्युत वाहक बल जो होता है
वो फोर्स नहीं होता है, ठीक है, तो हमेशा वोल्ट होता है, वोल्टेज, तो वोल्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। जब कोई हम सर्किट से बैटरी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो बैटरी पे जो लगता है इसको, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन एक श्रेणी परिपथ यानी कि सीरीज सर्किट की बात हो रही, कुल शक्ति का निर्धारण करता है। अब देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है। P बराबर क्या होता है, वी आई। तो पहला ये ऑप्शन दे रखा है कि स्रोत वोल्टेज यानी V एवं धारा का गुणनफल। तो फॉर्मूले अगर आपको पता है तो तुरंत आप लगा लेंगे आंसर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अनंत रूप से लंबे, उसकी लंबाई इन्फिनिटी दे रखी है, सीधे पतली दीवार वाला यानी कि कोई पाइप होगा ये, ऐसे अनंत लंबाई का है ये, और पाइप की लंबाई की दिशा में धारा I बह रही है। तो धारा I जो बह रही है, तो पूछा है क्या, कौन सा हमको इसमें सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र केवल पाइप के अक्ष पर शून्य होगा, तो एक्सिस पे बात कर रहा है वो। फिर दो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र पाइप के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगा, गलत दे रखा है ये। पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, तो ये सही है आपका। क्योंकि इस तरह में जब कभी भी पाइप वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो है कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, हमेशा जीरो रहेगा, ऊपर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, ना कि अंदर पाइप के कभी नहीं होता है। तो ये आपने पढ़ा है ये। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है एक दंड चुंबक यानी कि एक चुंबक है कोई, दंड चुंबक की मतलब ऐसी बात कर रहा है ना, ये इस टाइप का चुंबक कोई है ये। तो क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। अब क्या बोला उसने, विभक्त किया यानी कि तोड़ दिया, मान लो यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जाहिर सी बात है जब हम तोड़ देंगे तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा इसका, और यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यानी कि दो और चुंबक बन जाएंगे ना। तो आपने बचपन में कभी तोड़ा भी होगा चुंबक को ऐसे, तो उसमें क्या है, चुंबक जो है टूट करके फिर से वो दूसरा चुंबक बन जाता है। ये नहीं कि उसके चुंबक तो पोल तो बने ही रहेंगे, नए जनरेट हो जाते हैं ये। तो दंड चुंबक अचुंबकीय हो जाएगा, गलत। चुंबक तो चुंबक बना ही रहेगा। प्रत्येक अलग अलग टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है, गलत। उतना ही पावर रहेगा उसका मतलब। चुंबकीय ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी नहीं, ये नहीं कि ये पहला नॉर्थ वाला हो गया दूसरा साउथ वाला हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, तो देखो आप देखेंगे यहाँ पे एक दंड चुंबक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, यानी कि टू न्यू बार मैग्नेट आर क्रिएटेड। तो ये डी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे जो पढ़े हैं आपने लेक्चर वगैरह में। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है जो जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन दो ही होते हैं मुख्य रूप से। देखिए एक तो होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, और भी उससे निकलते हैं। और दूसरा क्या होता है, कोयला है, मुख्य रूप से ही है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोयला ज़्यादा है विश्व में या पेट्रोल ज़्यादा है, पेट्रोलियम, तो आपको पता है कोयला के भंडार अधिक हैं कंपेयर टू पेट्रोलियम के। तो कोयला यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए एक अच्छे सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर का मान क्या होता है, तो आपको पढ़ा, इससे 16 वाले में भी आया था, 2016 का जो ACF का था उसमें भी आया था, और 17 में भी वही रिपीट हो गया है, और 2020 में भी आ सकता है। तो याद कर लीजिए कि फिल फैक्टर कितना होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए। तो बहुत ही आसान था, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था, तो याद होगा आपको। अब अगला कह रहा है स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम आपको पढ़ा था, कहाँ पढ़ाया था, हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था। तो साइन आई बटा साइन आर होता है ना, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी के मान लो यहाँ पर, तो ये होता है। तो ये स्नेल का नियम था, ये कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन में। तो ये आपको आसानी से कर लिया आपने। अगला दे रखा है यूरेनियम के समस्थानिक की वह द्रव्यमान संख्या जो आसानी से विखंडनीय है, यानी कि जिसका इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो यूरेनियम 235 होता है, ये सबसे अच्छा होता है। ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन जो है यूरेनियम जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो यूरेनियम 235 ही होता है, जिसका इस्तेमाल जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अभिसारी लेंस की फोकल दूरी। तो यानी कि ये कौन सा दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की बात हो रही है ना। फोकल लेंस दूरी जो है क्या दे रखी है,
10 सेंटीमीटर। यदि ऑप्टिकल केंद्र से जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो एफ दे रखा है आपका है 10। अवतल लेंस है, सॉरी ये अभिसारी है ना, हाँ ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस है ना एक्चुअली ये, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये माइनस की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे ना, और ये माइनस का 10 हो जाएगा आपका। और फिर यदि ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो v इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को जो है ऑप्टिकल केंद्र से कितनी दूरी पर रखा गया है, तो देखिए जब अवतल लेंस यानी ऐसे बनाएंगे आप, ये ऐसे है ठीक है, और ये ऐसे है, तो हमेशा जो है क्या है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है u दूरी पर, u दूरी पर रखा गया है ये, फिर तो ये यहाँ से रेज जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे फैल जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे ना ऐसे पीछे करके, तो यहाँ पे मान लो काटती है, तो इसमें हमेशा v की वैल्यू क्या हमको लेनी पड़ेगी, v की वैल्यू हमको माइनस में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 20 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इमेज बन रही है वो लेंस के इधर ही बन रही है। तो वस्तु का ऑप्टिकल केंद्र से दूरी यानी कि हमको u की वैल्यू निकालनी है, तो u का मान हमको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u माइनस 1/v। तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो उसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसको आप लगा लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमको f पता है ही है, v पता है ही है, u निकालना है, तो आसानी से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रखा है कि यदि शंट डीसी मोटर में क्षेत्र धारा में कमी आती है तो मोटर की गति क्या होगी। तो ऐसे में कभी भी जब शंट डीसी मोटर होती है तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रन कर रही होती है, चलती है, तो अगर उसकी धारा में यानी कि जो क्षेत्र की धारा है उसमें अगर कमी आती है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है हमेशा। तो ये आप याद कर लीजिए, ये फैक्ट है, ठीक है। अब उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, तो उसके लिए आपको 12th की क्लास की जो बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो उसको पढ़ करके आप देख सकते हैं कि कैसे काम करता है ये, और अगर नहीं तो आप याद कर सकते हैं कि यदि कोई डीसी मोटर है उसमें क्षेत्र धारा में अगर कमी आती है तो वो बढ़ती है, मोटर की स्पीड क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। तो हमने आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, टेस्ला। तो याद कर लीजिए, ये दोबारा भी पूछा सकता है ये। और ये अगला दे रखा है एक फिलामेंट जो लैंप होता है, तो एक फिलामेंट लैंप होता है, वो पूछ रहा है क्या होता है, ओमिक होता है, नॉन ओमिक होता है, अल्प प्रतिरोधी होता है, ना चमकने वाला होता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक जो फिलामेंट, अब ओमिक कौन सा होता है, ओमिक वो होता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। नॉन ओमिक कौन से होते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे डायोड हैं, ट्रायोड हैं। तो फिलामेंट जो होता है एक, वो भी एक नॉन ओमिक होता है, क्योंकि जो फिलामेंट गर्म हो जाता है वो तो क्या करता है, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एक जो फिलामेंट लैंप होता है वो क्या होता है, नॉन ओमिक होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ना चमकने वाला तो ये तो होता ही नहीं, क्योंकि फिलामेंट तो चमकता है ना, तभी तो उजाला देगा वो। अल्प प्रतिरोधी होगा, ये भी गलत है, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तभी तो वो चमकेगा। अगला देखा प्रतिरोध में प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन कहलाता है। जब देखिए तो प्रतिरोध में जो है कभी भी जो है प्रति केल्विन आंशिक परिवर्तन, बहुत थोड़ा सा मात्रा में जब चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ताप गुणांक, ठीक है, ताप गुणांक। तो याद कर लीजिए आप, इसको पता होना चाहिए, ताप गुणांक कहते हैं ये। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है एक नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, पूछ रहा है वो। एक नाभिकीय रिएक्टर में पहला दे रखा ऑप्शन में विमंदक न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। देखिए विमंदक जो होता है जैसे D2O हो गया, भारी जल होता है, क्या करता है, विमंदक का कार्य करता है। तो नाम से स्पष्ट है कि विमंदक वो होता है जो किसी की स्पीड को मंद करे यानी कम करे। तो संख्या को नियंत्रित करेगा, गलत है ये पहला स्टेटमेंट, न्यूट्रॉन की संख्या को ये नियंत्रित नहीं करता है। दूसरा क्या करता है, विमंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया है, सही है ये। विमंदक जो D2O का इस्तेमाल होता है, न्यूट्रॉन तेजी से ना गति करें इसके लिए ही इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो जब हमने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था वहाँ पर बताया भी था कि जो भारी जल D2O होता है उसका इस्तेमाल जो है विमंदक के रूप में भी करते हैं, साथ में जो है
न्यूक्लियर को ठंडा करने के लिए भी करते हैं, तो कूलिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है और मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक्स किरण नलिका से, यानी कि एक्स किरण नलिका है जहाँ से एक्स रे निकल रही होंगी, वाली नलिका वाली एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है। यानी कि कब जो है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकलेगी, तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी अधिकतम होगी, किस पर निर्भर करेगा, कितना ज़्यादा वोल्टेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कोई ये नली है आपकी, इसमें जो है जनरेट की जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज लगाते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज होता है V, तो V पर निर्भर करेगा कि उनकी जो तरंग दैर्ध्य जो निकल रही है वो क्या किस स्पीड की होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि नलिका के सिरों पर, यानी बी आंसर होगा, नलिका के सिरों पर लगाए गए विभव यानी वोल्टेज पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो है तरंग दैर्ध्य का मान कितना होगा। अगला दे रखा है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जो, तो नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो नाभिकीय संलयन यानी जो क्रिया आपकी होती है सूर्य के ऊपर, सूर्य में जो हो रही है, तो इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के छोटे नाभिक होते हैं, उनको जोड़ करके क्या बनता है, एक बड़ा नाभिक बनता है ना। तो एक भारी नाभिक दो टुकड़ों में स्वयं विमुक्त होता है, गलत है, संलयन हो रहा ना यहाँ पर, वो ये विखंडन में होता है। फिर एक हल्का नाभिक तापी न्यूट्रॉन की बीमारी टूट जाता है, ये भी गलत है। एक भारी नाभिक तापी न्यूट्रॉन की बीमारी का टूट जाता है, तो टूटता तो है ही नहीं, संलयन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो डी आपका आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम, इसको गलत नहीं करना चाहिए था किसी को भी, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो उसको पता होना चाहिए था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 बहुत लंबे सीधे पृथकृत यानी अलग अलग तारों को एक साथ बांधकर, यानी कि 5 तार हैं, ये बांध दिए हमने इनको, 3 4 5 तारों का बंडल बना दिया हमने एक, और इन तारों में धारा बह रही है कितनी, 20 एम्पियर है, ये माइनस का 6 एम्पियर है, 12 एम्पियर है, माइनस का 7 एम्पियर है, और 18 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर दे रखा है कि जो ऋणात्मक विद्युत धारा होती है वो धनात्मक विद्युत धारा की विरोधी दिशा में है, ठीक है। केबल के मध्य से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो मध्य बिंदु ये हो गया, यहाँ से हमको 10 सेंटीमीटर की दूरी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है हमको क्या पता करना है, चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे यानी कि इतनी दूरी पे B की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए B की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अब देखिए B की वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का कभी भी निकालना अगर हुआ करे तो B इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका μ0 I अपान 2 पाई R, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये R जो है क्या है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, I क्या होती है, धारा होती है, और μ0 को कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और 2 पाई तो पता ही होगा आपको। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, μ0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो आपको पता होना चाहिए μ0 की वैल्यू। I की वैल्यू देखिए यहाँ पे चिन्ह सहित लेंगे हम, 20 है, फिर माइनस का 6 है, फिर प्लस का 12 है, और प्लस का माइनस का 7 है, और प्लस का 18 है, ठीक है, ये पूरा लेंगे हम चिन्ह के साथ, बटा 2 पाई। R की वैल्यू, R यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, 10 को हम भाग करेंगे किससे, 100 से, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे रखेंगे R की वैल्यू कितनी, 0.1। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 कट गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, आप काट पीट मचा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करने पर आपका आ जाएगा 74 माइक्रो टी, यानी कि टेस्ला। और अगर नहीं माइक्रो में लिखना तो ऐसा आएगा आपका 74 इंटू 10 की घात -6 टेस्ला। लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर सारे माइक्रो में दे रखे हैं, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 जहाँ पे है वहाँ पे हम हटाकर इसको क्या चिन्ह लगा देंगे, माइक्रो टेस्ला, उसको लिख सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं ये। अगला दे रखा 40 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले, तो देखिए 40 सेंटीमीटर फोकल दूरी यानी कि दे रखी है उसने, उत्तल लेंस दे रखा है, 25 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है। इस युग्म की क्षमता क्या होगी हमको निकालना है। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/p इक्वल टू क्या होता है, 1/f1, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, 1/f1
प्लस का 1/f2, ठीक है। और होंगे तो प्लस का f3 हो जाएगा, प्लस का 1/f4 हो जाएगा, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1/p इक्वल टू, यहाँ पे जो दे रखा है मान सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, यहाँ पे जो मान रखते हैं वो किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर 100 कर लेंगे, तो आप ये सेंटीमीटर में हम रख सकते हैं यहाँ पे मान, समझ गए। या फिर हम इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, तो जो आपको मन हो वैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह देखो, एक तो उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है, अवतल लेंस है। तो दोनों के चिन्ह हम अवतल लेंस के साथ हमेशा क्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे ना। तो 40 सेंटीमीटर है तो यानी कि 1/, हो गया 40, और इसको मीटर में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब दूसरा है वो अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस है। तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे हम, और उसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे कर लो, इसके आपस में कर लो, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। तो 2500 कर लो, माइनस का 4000 हो जाएगा बटा 40 गुणे 25 हो जाएगा। इसको कारपीट में मचा लो, जो भी आएगा वो माइनस में आंसर आएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.5D आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, 1/p की आ रही वैल्यू। तो p इक्वल टू करेंगे तो पलट देंगे हम, तो उसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, जो सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सारे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है उसमें। अगला दे रखा है कि कैमरा लेंस के छिद्र का जो व्यास है उसका दोगुना कर दिया। तो कैमरा का लेंस है मान लो ये पहले, अब उसका व्यास कितना कर दोगुना कर दिया, यानी कि बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। कर देने पे एक्सपोजर समय निम्न में से क्या हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, देखिए ये पहले अगर इसका हम एरिया का निकालते हैं तो मान लो इसका रेडियस जो है मान लो कितना हमने मान लिया r मान लिया। तो पहले इसका अगर क्षेत्रफल एरिया अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, समझ गए। फिर अगर इसकी जो क्षेत्रफल अब कितना हो गया, दोगुना कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है r, ये 2r हो गया है, पहले इसके दुगुना, पहले r थी त्रिज्या, अब कितना हो गया 2r हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, πr² का मतलब 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा ये ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू ये 4r² हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा 4πr² हो गया। तो जो पहले एरिया था a इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब a' मान लो इसको, a' है ये, तो पहले वाले का कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, यानी कि पहले वाले एरिया का कितना 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कैमरे लेंस के छिद्र का व्यास जो है दोगुना कर देने पर एक्सपोजर का जो समय है वो क्या कहेगा, तो कितना हो जाता है ये, उसका जो पहले वाले का जो है 4 गुना था उसका एरिया हो जाएगा, तो उसका जो टाइम लगेगा तो 1/4 हो जाएगा, पहले वाले का 1/4 हो जाता है ये, ठीक है। पहले वाले से जो है 1/4 समय कम लेगा वो। तो वही लिखा हुआ है कि कैमरा लेंस के छिद्र का व्यास दोगुना कर देने पर एक्सपोजर समय, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया जो है उसका निकाल लिया हमने है। तो a' की वैल्यू 4a आ गई, यानी पहले वाले एरिया से 4 गुना हो गया है। तो समय जो होगा उतना ही वो कम लेगा वो। तो प्रारंभिक मान जितना पहले जो प्रारंभिक, यानी जो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a'/4 हो जाएगा ना। तो प्रारंभिक मान का जो है यानी कि टाइम की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम टाइम जो कितना लगता है तो टाइम उतना ही कम लगेगा। तो प्रारंभिक मान का जो है 1/4 यानी जितना पहले एक्सपोजर का टाइम था उससे जो है 1/4 जो है एक्सपोजर का जो है टाइम लगेगा। तो 1/4 हो जाता है, इसका उल्टा होता है एकदम एरिया के। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत जनीय का निर्गत विभव यानी कि AC जनरेटर प्रोड्यूस एंड आउटपुट वोल्टेज। और वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा है इक्वल टू 170 sin 377 t वोल्ट, और देयर t इज इन सेकेंड, यानी कि टाइम जो सेकेंड में दे रखा है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली, हमको इसकी फ्रिक्वेंसी यानी f की वैल्यू चाहिए। तो हमको f का तो मान निकालना है। तो f का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तो पहले हमको एक इसकी समीकरण पता होना चाहिए। तो पहले हम ये समीकरण लिख लेते हैं, E इक्वल टू कितना दे रखा है 170 sin 377t, ठीक है। और हमको पता है इक्वेशन जो होती क्या है इसकी, E इक्वल टू होती है, फॉर्मूला हमारा पता है E0 होता है इंटू साइन ओमेगा टी होता है। ये आपने पढ़ी होगी जब
12th क्लास में आप होंगे तब उस टाइम पे पढ़ाया गया होगा आपको ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है AC करंट की। तो E इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। अब हम इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 आ जाएगी, और साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 377 हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमने कितनी निकाल ली, 377, ठीक है। अब ओमेगा बराबर होता है, एक फॉर्मूला आपको पता है कि ओमेगा का मान होता है वो कितना होता है, 2 पाई एफ होता है, समझ गए। ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। अब यहाँ पे हमको एफ की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। तो 377 इक्वल टू 2 पाई एफ। अब एफ का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 377 बटा 2 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा वो। इसको हल कर लेंगे आप, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 60.33 हर्ट्स, या क्या। तो आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है जो लगभग 60 हर्ट्ज के आसपास है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके जो आज के हमने फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उनको देख लिया। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं, और जो थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ ACF का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है, 8860558530, ठीक है। इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो आगे आएंगे वीडियोस उसमें क्या होगा, जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो हैं आने की संभावना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो अब न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाएंगे जब जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे उनकी। तो आगे जो वीडियोस आएंगे जो ACF पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगे केवल, तो उसमें क्या है, आपको जो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जिनके आने की संभावना है उनकी प्रैक्टिस जो है करा दी जाएगी। और देखना 100% जो है क्वेश्चन उसी में से ही आ जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो जो जिन लोगों ने अभी तक जो है ACF का पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ACF का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि जो उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।